नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपीसी विद पंकज पर। आज हम व्याकरण के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे व्याकरण का शब्द विच्छेद, सबसे पहला है व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद कौन सा है? व्याकरण से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना। और संस्कृत में इसका शाब्दिक विच्छेद क्या होता है? उपसर्ग क्री धातु और ल्युट प्रत्यय से इसका शाब्दिक विच्छेद किया हुआ है। अब व्याकरण होता क्या है, इसकी परिभाषा के रूप में पढ़ेंगे। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भाषा को भली भांति समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाषा को भली भांति समझने के लिए क्या, अर्थात भाषा को शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लेखन में, शुद्ध प्रयोग करना हमें सिखाता है। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध उच्चारण की किस प्रकार इसका उच्चारण करना है, किस प्रकार इसका लेखन करना है और किस प्रकार इसका प्रयोग करना, ये सब हमें कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। अब हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, अर्थात कहने का अर्थ है कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, इनके आधार पर ही व्याकरण का पूरा अध्ययन किया जाता है। वर्ण विचार पढ़ेंगे, शब्द विचार और बाद में हम वाक्य विचार पढ़ेंगे। आज हम अध्ययन कर रहे हैं वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार क्या है? वर्ण क्या होती है? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके, अर्थात क्या है? लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन कहलाती है? वर्ण कहलाता है। लिखित रूप से भाषा की लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जबकि मौखिक रूप से क्या कहलाता है? मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वो ध्वनि कहलाती है। भाषा की लिखित इकाई सबसे छोटी लिखित रूप में इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। जबकि मौखिक रूप से इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे क्वेश्चन में ध्वनि, वर्ण या दोनों ऑप्शन में हो तो हमें वर्ण पे टिक करना है, क्योंकि यदि लिखित ध्वनि मौखिक रूप से ही आंसर आए तभी ध्वनि करना है, नहीं तो हमें वर्ण ही करना है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि अक्षर या अथवा वर्णों के समूह को मौखिक रूप दे दिया जाता है तो ध्वनि कहलाता है, ध्वनि कहलाते हैं। ध्वनि, अब अक्षर होता क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अक्षर 2 शब्दों से है, और क्षर, क्षर यानी नाश करना, और जिसका नाश नहीं हो, अक्षर यानी कि जिसका नाश नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अक्षर। यानी कि मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश नहीं हो, वह ध्वनि जिसका नाश नहीं हो, मुख के द्वारा उच्चारित, अर्थात हवा के एक ही प्रवाह में बोली जाने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। जैसे राम, आम, ओम, आम, नाम, इनमें शब्द भी हो सकते हैं, वर्ण भी हो सकते हैं। शब्द और वर्ण दोनों हो सकते हैं। इसके बारे में हम आगे अध्ययन कर रहे हैं। और अब है वर्ण के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा भाग होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वरों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्वर क्या कहलाती है? वे ध्वनि जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु को किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा न हो, अर्थात वे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। जैसे ए, ई, ऊ, ये आगे स्वर आ गए, ये सभी के सब क्या है? स्वर है। इनको बोलने यानी कि जो बिना फेफड़ों से उत्पन्न जो ध्वनि है, प्राणवायु, वो बिना किसी रुकावट के सीधी की सीधी बाहर की ओर आए। ठीक है। और स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और मात्राएं कितनी होती है? 10 होती है। इसमें मात्राएं 10 कैसे? ए की मात्रा नहीं गिनी जाती है, बाकी हम सब इनकी मात्राओं के बारे में पढ़ते हैं आगे। ए की मात्रा नहीं गिनी जाती है, इसलिए ए को क्या कहते हैं? उदासीन स्वर भी कहा जाता है। ए को उदासीन स्वर भी कहा जाता है। और लास्ट में जो 2 बचे हैं, औ के बाद में अन और अ है, इन्हें अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। अयोगवाह, वाह है अ यानी नहीं के रूप में, योग यानी जुड़ता है, और वाह है यानी वहन करना। जिनका योग, वे वर्ण जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, इनका वहन स्वरों के साथ किया जाता है। अर्थात अन और अ है, ये दोनों वर्ण हैं, ये दोनों अयोगवाह ध्वनि है। इनका योग होता है वो हमेशा स्वरों के साथ होता है। किसके साथ होता है? स्वरों के साथ होता है। ये व्यंजनों के साथ नहीं जुड़ते हैं। जैसे राम है, कोई शब्द आ गया, राम जोड़ अ है, और जैसे आ गया पंकज, तो अ के साथ इसकी मात्रा आ रही है, अनुस्वार की मात्रा अ के साथ है, जो न कि प के साथ है ना, प में एन जुड़ा हुआ है। इस प्रकार ये लिखा जा रहा है। और स्वरों के भेद, अब स्वरों के भेद किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रयत्न के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर, उच्चारण स्थान और स्रोत के आधार पर स्वरों के निम्न भेद होते हैं।
इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्वर कितने प्रकार के, जिस प्रकार से आगे आ रहे हैं। फर्स्ट है प्रयत्न या जीभ के प्रयोग के आधार पर। प्रयत्न या जीभ के प्रयोग, जीभ का प्रयोग हम जीभ को किस प्रकार आगे से, जीभ के आगे हिस्से से बोला जा रहा है, पिछले हिस्से से बोला जा रहा है या बीच वाले हिस्से से बोला जा रहा है। उनके आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर क्या है, जीभ का आगे वाला भाग क्रियाशील हो, यानी कि जीभ का आगे जो आगे वाला हिस्सा है वो ज़्यादा क्रियाशील हो बोलने में। और ये कितने स्वर होते हैं, जैसे ई, ए, आई, ये 4 स्वर 4 वर्ण आते हैं इसमें अग्रस्वरों में। दूसरा है मध्य स्वर। मध्य स्वर यानी कि जीभ का मध्य भाग क्रियाशील हो। इसमें कौन सा भाग, मध्य भाग क्रियाशील हो। इसमें आती है ए, कौन सा वर्ण आता है, ए वर्ण का उच्चारण स्थान जीभ के मध्य वाले भाग से किया जाता है और मध्य भाग इसमें क्रियाशील होता है ज़्यादा। और तीसरा है प्रयत्न का जी या जीभ के आधार पर भाग कौन सा है, पश्च स्वर। पश्च स्वर यानी जीभ का पश्च भाग क्रियाशील हो। जैसे इनमें कौन से वर्ण आते हैं, आ आता है, ओ, बडाऊ, ओ, औ और ओ ये है आगत स्वर है। आगत स्वर कैसे, यानी कि विदेशी स्वर है, ये विदेशी भाषा से लिया गया है, जैसे कॉलेज, हॉस्पिटल आदि जो हम इनसे पढ़ते हैं तो इसमें ये आगत स्वर का यूज़ किया जाता है वहाँ पे। अब दूसरा प्रकार है इसका मुखाकृति या जीभ के उठने के आधार पर या तालु की स्थिति के आधार पर। मुखाकृति यानी कि जीभ तालु की स्थिति पर, यानी जीभ का कहाँ टकराव हो रहा है, किस प्रकार मुख की आकृति बन रही है, किस प्रकार हम जीभ को उठा रहे हैं, जीभ के उठने के आधार पर हम इसको वर्गीकृत करते हैं। इसे 4 प्रकार में बांटा जा सकता है स्वर को, संवृत स्वर, विवृत, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत। संवृत का अर्थ क्या होता है, संवृत यानी कम खुला हुआ। संवृत का अर्थ क्या होता है, कम खुला हुआ, अर्थात परिभाषा जी क्या है, जिन स्वरों में उच्चारण में मुख कम खुले उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं, यानी मुख हमारा कम खुले उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। ई, ऊ, री, इन जैसे वर्णों को बोलकर आप देख सकते हैं कि इनमें हमारा मुख कम खुल रहा है, तो इन्हें कौन से स्वर के बारे में पढ़ते हैं, संवृत स्वर के बारे में पढ़ते हैं। अब है अर्ध संवृत। अर्ध संवृत कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत से थोड़ा अधिक खुलता है और इन्हें वे कौन से स्वर कहलाते हैं, अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। इनमें मुख थोड़ा संवृत से कुछ ज़्यादा खुलता है, इसलिए ये अर्ध संवृत कहलाते हैं। ये कौन से होते हैं, ए और ओ। अब है विवृत और अर्ध विवृत। अर्ध विवृत और विवृत कौन सा है, इनके बारे में करते हैं। अर्ध विवृत क्या होता है, विवृत स्वर से थोड़ा कम और अर्ध संवृत से थोड़ा अधिक मुख खुलने पर जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण, इनमें ये कौन से वर्ण आते हैं, औ आता है, ओ आता है, ए आता है और ऐ आता है। ये 4 वर्ण आते हैं अर्ध विवृत में। और लास्ट है कौन सा प्रकार इसका, मुख आकृति या जी है ना क्रिया तालु की स्थिति के आधार पर विवृत स्वर की। विवृत स्वर कौन सा है, जिसका विवृत का अर्थ ही क्या होता है, अधिक खुला हुआ भाग, अधिक खुला हुआ। विवृत का अर्थ क्या होता है, अधिक खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत अधिक खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहा जाता है। जैसे वर्ण आ में सबसे ज़्यादा खुलता है, मुख हमारा सबसे ज़्यादा खुलता है, इसलिए ये कौन से में आ गया, विवृत स्वर में गिना जाता है। ठीक है। अब ओष्ठ आकृति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। स्वरों का ओष्ठ आकृति के आधार पर वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, एक वृत्ताकार या वृत्तमुखी और अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। वृत्ताकार ओष्ठ आकृति यानी कि ओष्ठ की बनावट किस प्रकार बनती है हमारी, हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो ओष्ठ की आकृति यानी वृत्ताकार बनती है या अवृत्ताकार बनती है, उसके आधार पर हम इनको दो प्रकार है। पहला है वृत्ताकार। वृत्ताकार में है ऊ, ओ, बडाऊ, ओ और औ। ऊ, बडाऊ, ओ, औ, ये 4 वर्ण आते हैं जो ओष्ठ की आकृति में वृत्ताकार में है, यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा जो ओष्ठ की आकृति है वो वृत्ताकार की तरह रहती है। कैसी बन जाती है, वृत्ताकार बन जाती है। दूसरा प्रकार है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार में 7 वर्ण आते हैं, ए, आ, ई, बडी, री, ए, आई, यानी कि इन 4 वर्णों को छोड़ के शेष स्वर क्या कहलाते हैं, अवृत्ताकार वर्ण में गिने जाते हैं। अब उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से हैं वो, यानी कि उच्चारण मात्रा कहते हैं जिसे उच्चारण में लगा समय ही क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। ये होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर। ह्रस्व यानी कि उच्चारण में कम समय लगता है,
इसका संकेत यानी कि एक संस्कृत में हम इसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे इसको ज़्यादा पढ़ेंगे, यानी कि एक खड़ी लाइन के रूप में इसको पढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या हिंदी में कितनी होती है? 4 होती है। ए, ई, उ, री, इनकी संख्या कितनी? ह्रस्व यानी कि कम बोलने में, उच्चारण में हमें कम समय लगता हो, और दीर्घ स्वर उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन सी? आ, बड़ी, बडाऊ, ए, आई, ओ, औ, ये इस प्रकार दीर्घ स्वर में गिना जाते हैं। और प्लुत क्या होते हैं? जो तीन गुने या 3 गुने से ज़्यादा समय लगता है स्वर को लंबे समय तक बोलना है, क्या कहलाता है? प्लुत कहलाता है। ये इनकी संख्या 8 होती है। कितनी संख्या होती है? 8 होती है। एक ए को लंबे समय तक बोलने पर वह प्लुत की ध्वनि देता है। और 7 दीर्घ, ये 7 है जो आ, ई, उ, ये इनको लंबे समय तक बोलने पर कौन सी ध्वनि देते हैं? ये प्लुत की ध्वनि कहलाती है। या जिससे हो गया संगीत का टेर हो गया, और जो हो गया दीर्घ, किंतु इसमें दीर्घ में ये नहीं गिना जाता। 3 ये नहीं गिने जाते। कौन कौन से? ई नहीं गिना जाता प्लुत में, ऊ नहीं गिना जाता, और री नहीं गिना जाता। ये प्लुत में नहीं गिनती होती है। क्यों नहीं होती है? यदि इनको हम लंबे समय तक बोलते हैं तो ई की लंबे समय के बोलने के बाद दीर्घ ई की ध्वनि देता है। वो कौन सी ध्वनि देता है? दीर्घ ई की ध्वनि देता है, इसलिए इसका प्लुत नहीं होगा। ऊ को लंबे समय तक बोलने के बाद वह बडाऊ की ध्वनि देता है, और री को देने पर वह दीर्घ री की ध्वनि देता है। इसलिए ये 3 वर्ण क्या है? प्लुत में नहीं गिने जाते हैं। केवल कौन सा वर्ण गिना जाता है? ए गिना जाता है। हमारा 5वां भेद है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर 2 प्रकार होते हैं स्वरों के। कौन कौन से? एक तो अनुनासिक स्वर और दूसरा निरअनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर में 2 आते हैं। कौन कौन से? एक तो चंद्र बिंदु और अनुस्वार युक्त। एक तो चंद्र बिंदु वाला और एक अनुस्वार युक्त वाले वर्ण आते हैं। और निरअनुनासिक में स्वर पर अनुनासिक न हो, जैसे बाकी जो बच्चे जिस पे चंद्र बिंदु या अनुस्वार नहीं हो, वो बाकी सब के सब क्या कहलाते हैं? निरअनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अब ये होता क्या है कि अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु वाला और अनुस्वार में अंतर, यानी कि ये दोनों होते क्या हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक निकलती है। जिस प्रकार आंसू, गाँव, इस प्रकार ये है, यानी चंद्र बिंदु उस पर आता है तो इनमें क्या होता है? नाक से बहुत कम सांस निकलती है हमारी ध्वनि, और मुंह से अधिक निकलती है आंसू, है ना। तो मुंह से, नाक से कुछ कम ध्वनि निकली और मुंह से ज़्यादा सांस निकली, और ये गाँव, ये रो गया। जबकि अनुस्वार में इसके विपरीत होता है। अनुस्वार में क्या होता है? नाक से अधिक सांस निकलती है और मुंह से कम निकलती है। जैसे अंश, अंग, यानी कि नाक से हम ज़्यादा जोर आ रहा है, नाक पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है, नाक से जो सांस निकल रही है वो ज़्यादा हो रही है, और मुख से कम इसका सांस बाहर निकल रही है। और दूसरा इसका अंतर क्या है? दूसरा अंतर है तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है या अनुनासिक लगता है। तत्सम शब्दों में यानी संस्कृत वाले शब्दों में अनुस्वार का यूज किया जाता है, और तद्भव यानी कि संस्कृत से हिंदी रूपों में उनका क्या होता है? चंद्र बिंदु का यूज यानी अनुनासिक का यूज किया जाता है। जैसे अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ से क्या बन गया? अंगूठा। तो ये अनुस्वार था, ए के ऊपर अनुस्वार वाला है, तो इसका चंद्र बिंदु के रूप में रूपांतरण हो गया, ठीक है। और दंत से क्या हो गया? दांत हो गया। और लास्ट प्रकार हमारा स्वरों का क्या प्रकार है? जाति के आधार पर प्रकार। जाति के आधार पर प्रकार कौन सा है? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक सजातीय, दूसरा विजातीय स्वर। सजातीय स्वर और दूसरा विजातीय स्वर। सजातीय स्वर में ए, आ, ई, उ, ये आते हैं, यानी कि एक ही जाति के एक ही इनका उच्चारण स्थान आगे हम पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, और इसलिए ये दीर्घ संधि में इनका यूज किया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और विजातीय है, यानी कि असमान जाति के स्वर, यानी कि ए के साथ ई आ गया, ए के साथ ऊ आ गया, ए के साथ ओ आ गया, ये क्या है? असमान जाति के हैं, और जिनका हम अध्ययन यण संधि, वर्दी, गुण, अयादि के बारे में अध्ययन करेंगे। अयादि संधि में इनका यूज किस प्रकार होते हैं, इनके अध्ययन करेंगे। और विजातीय स्वरों का उदाहरण है ये। इस प्रकार दोस्तों हमारा वर्ण विचार का एक प्रथम टॉपिक, पहला भाग कौन सा है? स्वर पूरा हुआ। कल हम अध्ययन करेंगे व्यंजन के बारे में।